बही फ्लोएमी एंड उभय फ्लोएमी, ठीक है ना। बही फ्लोएमी में क्या होगा, जो अभी डायग्राम बनाया था ना वही दोबारा बनाना है। हाँ बिल्कुल वही। व्हाट्स गोइंग ऑन। ये बताओ, ये डायग्राम यहाँ देखने में दिक्कत आ रही है, ऊपर बनाओ। नहीं दिख रहा। कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, उसके बाद एक बार फ्लोएम यहाँ और एक बार अंदर, और जाइलम जो है वो इसमें बीच में आ जाएगा, ठीक है। और पित्त तो यही, या यही लिख दो पित्त। तो ये क्या हो जाएगा, बही फ्लोएमी। और ये क्या हो जाएगा, उभय फ्लोएमी। फ्लोएम जाइलम को दोनों तरफ से घेरे हुए होता है। तो बही फ्लोएम की जो एग्जाम्पल है ना, वो हो जाएगा इक्विसिटम। अब ये तो अच्छे से याद हो गया होगा, इक्विसिटम है ना। जो चीज समझ में कम आती है वही एग्जाम्पल इक्विसिटम आ जाता है, ज्यादातर यही होता है इसमें, इक्विसिटम। उसके बाद दूसरा क्या हो गया, उभय फ्लोएमी। उभय फ्लोएमी ड्रायोप्टेरिस, मार्सिलिया है ना, अंदर और बाहर दोनों तरफ पाया जाएगा। ये पिथ लिखा है यहाँ, लिखा है या नहीं लिखा। इसमें ऐसा करो, एक दो रिंग और आएंगी, अंदर वाला पिथ होता है और इसके बाद फिर इसमें क्या होता है, इनर पेरिसाइकल और होता है। अंदर की तरफ दो गोले और बनाना उसमें।
बाहर की तरफ जो होगा उसे क्या बोलेंगे, आउटर फ्लोएम। वैसे तो ये फ्लोएम ने बता ही दिया, यहाँ पे दोनों बता दिए है ना, लेकिन अगर नहीं आ रहा है समझ में तो यहाँ लिख लेना, ये हो जाएगा। अब क्योंकि तो समझ आ जाएगा, जो बाहर की तरफ होगा वो आउटर, जो अंदर की तरफ होगा वो इनर फ्लोएम, ठीक है ना। तो जिन्हें पता है ठीक है, नहीं पता है तो वो समझ लेना इस बात को, ठीक है। ये हो गया आउटर फ्लोएम और ये कौन सा हो गया, इनर फ्लोएम, ठीक। इंपॉर्टेंट बस ये है कि एक इनर पेरिसाइकिल और होता है, अंदर की तरफ पेरिसाइकिल और बन जाता है इसमें, ठीक है। तो इसका एग्जांपल जो है वो मार्सिलिया, ड्रायोप्टेरिस वगैरह हो जाता है। ये टॉपिक बना रहे हो ना मैं डायग्राम, तो ये डायग्राम आपका बन गया कंप्लीट। अब इसके बाद पढ़िए, आगे हम पढ़ेंगे नाल रंभ की उत्पत्ति कैसे होती है, आखिर कैसे पौधों में ये पित्त का विकास हुआ होगा, और लीफ ट्रेस जो है वो धीरे धीरे गायब हुए तो कैसे हुए, और लीफ ट्रेस के साथ साथ ब्रांच ट्रेस की भी उपस्थिति अगर देखने को मिली तो कैसे। तो लिखिए नाल रंभ की उत्पत्ति। नाल रंभ किससे विकसित हुआ है, ठोस रंभ, है ना। अब देखो इसके अलग अलग टाइप्स है ना, कि पित्त कैसा होता है, पित्त का रंभातरी रूप कैसे उद्भव हुआ उसका, ठीक है। फिर उसके बाद रंभ का बाह्य उद्भव, पित्त का बाह्य मतलब रंभ के अंदर पित्त कैसे आई, और फिर रंभ के बाहर भी अगर पित्त देखने को मिले तो कैसे मिलेगी, ठीक है। तो आगे लिखिए, पहले इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखिए, इंट्रास्टीलर ऑरिजिन ऑफ पित्त। एक मिनट, देखो इसमें तो अंतःरंभी लिखो, एक वर्ड समझ लो पहले, इंट्रा और इंटर, ठीक है। दोनों वर्ड्स में अंतर क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई कोशिका है, ठीक है, ये दो कोशिकाएं एक जैसी हैं, ठीक है, हाँ, और दो कोशिकाएं इधर, दो, एक जोड़ा इधर है एक जोड़ा इधर है, ठीक है। अगर इन दोनों कोशिकाओं के बीच में कोई नई संरचना बनती है तो उसे क्या बोलेंगे हम, इंट्रा। समझ आई बात, इंट्रा मतलब हो जाएगा अंत है, अंत स्थिति है, ठीक है। और अगर इन दोनों, ये जोड़ा अलग है ये अलग है, यहां अगर कोई संरचना बनती है तो उसको क्या बोलेंगे, इंटर, यानी कि अंतर। इसको बोलोगे आप अंतर कोशिकीय स्थिति, और इसे क्या बोलोगे, अंतः कोशिकीय या अंतरा कोशिकीय। ये बात याद रख लेना, ये अंतरा और अंतर, इन दोनों में अंतर समझ लेना, ठीक है। याद रखो तो ठीक है, नहीं तो ऐसे याद रखना, जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट होता है ना, प्रो कबड्डी भी होती है, कितने होते हैं खिलाड़ी उसमें, 7, ठीक है। मैंने इसलिए बोला कि इस बार का एक कंपटीशन एग्जाम था, उसमें पूछा गया था, एक बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता था कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसलिए हमेशा नॉलेज ही नहीं, कुछ चीजें नॉर्मल वैसे भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सुन लीजिए, इंटरनेशनल, ठीक है, इंटर का जैसे यानी कि अलग 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 अंतरराष्ट्रीय स्थिति है, यानी अलग अलग राष्ट्रों के बीच में हो रहा है ना। फिर या कभी कभी होता है कि इंटर स्टेट, यानी कि अलग अलग राज्यों के बीच में हो रहा है ना, तो अलग अलग स्थिति आ गई। लेकिन अंतरराज्यीय स्थिति है तो उसका मतलब क्या है, एक ही राज्य के अंदर बहुत सारे जो भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह उनके बीच हो रही है, कोई भी प्रोग्राम हो रहा हो तो, ठीक है। यानी ऐसे याद रखना, इंटरनेशनल मतलब हो जाता है क्या, अलग अलग दो देशों के बीच में। तो जहां इंटर शब्द आ गया इसका मतलब संरचनाएं दो बिल्कुल अलग अलग, उनके बीच में निर्माण हुआ है, जो भी निर्माण हुआ है, समझ आई बात। और अंतरा का मतलब है कि वो एक ही चीज है जिसके बीच में कोई संरचना बनी है, ठीक। जैसे इसी कमरे के दो पार्टीशन कर दिए जाएं तो वो क्या बोला जाएगा, अंत है ना। और अगर इस रूम में और सामने वाले रूम के बीच में कोई दीवार खड़ी है तो फिर वो अंतर स्थिति हो जाएगी।
तो अब इसमें लिखिए, यानी रंभ के बीच में जब पित्त का निर्माण होता है तो उसे क्या बोलते हैं? पित्त का अंतःरंभीय पित्त या मज्जा। पित्त का अंतःरंभीय उद्भव। जाइलम के कितने हिस्से होते हैं? जाइलम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? 4, है ना। कौन कौन से? जाइलम पैरेन्काइमा यानी जाइलम रदूतक, जाइलम रेशे, इसके अलावा वाहिकाएं और वाहिनिकाएं, है ना। वाहिकाओं को बोलते हैं वेसल्स और वाहिनिकाओं को बोलते हैं ट्रैकिड्स। ठीक है, सुन लो, वेसल्स सब में हो ना हो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, वेसल्स ज्यादातर कहाँ मिलती है? एंजियोस्पर्म्स में। एंजियोस्पर्म का मतलब आवृत बीजी पौधे, है ना, जिनमें बीज फल के अंदर बंद होता है। तो जो अनावृत बीजी हैं, एक आध आप पढ़ोगे आगे जिम्नोस्पर्म में, कुछ उसमें गिंको वाइलोबा है, नीटम है, इस तरीके से कुछ हर चीज का एक्सेप्शंस भी मिलेगा आपको, कहीं नीटेल्स के अंतर्गत आ जाता है। यानी कि उसको छोड़ के जितने भी जिम्नोस्पर्म्स हैं उनके अंदर कभी भी वेसल्स नहीं होती। वेसल्स का मतलब वाहिकाएं नहीं होती, लेकिन वाहिनिकाएं जरूर होती है। ठीक है ना, ट्रैकिड्स। तो एक बात बताओ भाई, जो जिम्नोस्पर्म वो कैसे होते हैं? लंबे लंबे होते हैं ना। तो लंबे पौधों में जब दाब ज्यादा होगा जल का, तभी तो ऊपर तक पहुंच पाएगा पानी। तो वाहिकाएं कैसी होती हैं? पतली सी, लंबी सी। ठीक है, अंदर स्पेस कम होगा, गुहिका छोटी होगी। और वाहिकाएं, वेसल्स, वो तो ज्यादातर एंजियोस्पर्म्स में मिल रही हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते, है ना। हाँ, तो ये अंतर याद रख लेना वाहिकाओं में और वाहिनिकाओं में, क्योंकि वाहिकाएं हो ना हो, वाहिनिकाएं जरूर। ठीक है, तो अब इसमें लिखिए आगे, ठोस रंभ के केंद्र में स्थित जाइलम वाहिनिकाओं का मृदुतक यानी कि पैरेन्काइमा में बदलना। कोई डाउट है तो पूछो, नहीं है? ठीक है, कोशिकाओं का क्या हो जाता है? रूपांतरण हो जाता है। नाल रंभ में पित्त बनता है, सॉरी, है ना, पित्त। और ज्यादातर ये किसमें देखने को मिलता है? बॉट्रिकियम में। बॉट्रिकियम का जो पौधा होता है उसमें ये देखने को। और ऑस्मुंडा वगैरह है ना केंद्रीय भाग में। ठीक है, आगे लिखिए, पित्त का रंभ बाय उद्भव।
जब वलकुट की कोशिकाओं से होता है। अतिक्रमण से होता है। और फिर उस स्थिति में क्या होता है, कभी कभी ये भी माना जाता है कि शायद पर्ण या शाखा विदर, विदर मतलब होता है ट्रेस, है ना, वैसे जनरली उसे ट्रेस ही बोलो, पर्ण ट्रेस। एक्स्ट्रा स्टीलर कंडीशन जो है बाहर की तरफ, ठीक है। ये ज्यादातर जेफरी ने कुछ पौधों में नोट किया था, लेकिन उसको 100% नहीं माना जाता। इसके एग्जाम्पल्स को लेकर अभी भी वैज्ञानिकों में मतभेद है, तो जब तक एक्यूरेट नहीं आ जाता तब तक लिखवाने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ तो बॉट्रिकियम में स्पेशली रिपोर्ट किया गया था, लेकिन यहाँ जो मज्जा में रंभ की बाह्य स्थिति में जो उद्भव है उसको प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट नहीं किया गया अभी, ठीक है ना, उसको लेकर, क्योंकि ये माना जाता है ना, हुआ है या नहीं हुआ है उसके लिए परफेक्ट एविडेंसेस अभी नहीं है, ठीक। तो आगे अगला जो है क्या आ जाएगा, नाल रंभ के रूपांतरण। ये तो नाल रंभ की उत्पत्ति कैसे हुई वो पढ़ लिया, अब उसके बाद क्या पढ़ेंगे, नाल रंभ का, मिटा दूं ना इसको, नाल रंभ के रूपांतरण। यानी कि पतली सी एक गुहिका वाली स्थिति देखने को मिलेगी। लीफ ट्रेस स्तंभ के रंभ से एक पुल के रूप में ना होकर अलग से छोटे से खंड के रूप में अलग हो जाता है वो। लिखा है इतना, नली रंभ, नली रंभ को क्या बोलते हैं, सोलेनोस्टील। लीफ ट्रेस जो होता है वो स्तंभ के रंभ से एक संपूल के रूप में, एक साथ एक खंड के रूप में निकलता है। वैस्कुलर बंडल या संवहन। एक छोटे से खंड के रूप में निकलेगा।
लीफ ट्रेस जो है ना वो ओवरलैप कंडीशन में नहीं होता, यानी अति व्यापित नहीं होता। उसके बाद लीफ गैप एंड लीफ ट्रेस दोनों में अंतर, ठीक है, ये समझ लो, डायग्राम बनाओ उसका। लीफ ट्रेस और लीफ गैप, एक मिनट। हाँ, ये तो हो गया लीफ ट्रेस, जहां से क्या होगा, यहाँ से समवन फूल आ रहा होगा तो ये बदल गया, उसके बाद ये आगे भी तो जाएगा, ठीक, तो जहां ये आगे यहाँ से लौट के आगे गया इसको बोल देंगे लीफ, ये जो हिस्सा, ये जो गड्ढा बना है इसको बोलेंगे लीफ गैप, ये इसकी गहराई होगी, ठीक है। लीफ ट्रेस एंड लीफ गैप। नलीरम, नलीरम के बाद आगे लिखेंगे जालरम। इतनी बुरी लग रही है क्लास? जाल रंभ, ठीक है। अब इसके बाद जो इसमें जाल रंभ रह गया है और बहुचक्री रंभ रह गया है, ठीक है, उसको कल पढ़ेंगे।